हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 9 के नोट्स। तो जो चैप्टर 9 है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नेशनल मूवमेंट कैसा रहा 1870 से लेकर के हमारी आज़ादी तक। तो इससे पहले हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर हम पूरा एक मर्ज करके भी वीडियो बना देंगे। तो फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, हमारा अधिकार है स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना हमारा अधिकार है। ये किसने कहा और क्या होता है? तो देखो, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे और इनके जो आइडियाज़ थे वो पहले लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब होता है ऐसे विचार जो बाकी समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा नए हों या फिर काफ़ी हटकर हों, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद ना आए। उग्रवादी टाइप के, ऐसा नहीं थे उग्रवादी थे, मतलब कुछ ऐसे विचार जो हर किसी को डाइजेस्ट ना हो। जैसे कि ये विधवा पुनर्विवाह पहले ज़माने में कि भाई विधवाओं का दोबारा विवाह नहीं हो सकता। ये क्या कहते थे, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने और दयानंद सरस्वती ने काम किए थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये कहते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ करो विद्रोह अगर वो हमारी बात नहीं मानती है। दे क्रिटिसाइज मॉडरेट्स for the politics of prayer and emphasize the importance of self reliance and constructive work। self reliance मतलब अपने पे हम डिपेंड करेंगे, अंग्रेजी सरकार पर डिपेंड नहीं करेंगे और अपनी देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे। ऐसा ही बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल हम इनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये था ट्रियो लाल बाल पाल का। तो दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई जो अंग्रेजी सरकार है उसकी गुड इंटेंशंस पे हमें रिलाई नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे, हमें खुद अपने लिए ही काम करना है। लोगों को अपने स्वराज के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तिलक ने एक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ाद रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर पार्टीशन के बारे में आता है, ये हम लोगों ने देखा 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में। फिर जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय पर इन तीनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इन्होंने स्वराज की मांग करी थी। अब बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ, ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वायसरॉय कर्जन था उस समय इंडिया में, जो अंग्रेजी सरकार का लीडर था या वो सब कह सकते हैं, तो वो था वायसरॉय। उसने कहा कि भाई बंगाल का पार्टीशन करो। पार्टीशन हो गया बंगाल का 1905 में। उस समय बंगाल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था और आज का जो बांग्लादेश है, काफ़ी सारा असम, काफ़ी सारा उड़ीसा, काफ़ी सारा बिहार, मतलब बहुत बड़ा था। आज का जो हम लोग वेस्ट बंगाल देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था उस समय का 1900 के टाइम का बंगाल। तो इसका पार्टीशन कर दिया गया, इसका विभाजन कर दिया गया। उस समय पर बंगाल बहुत सबसे बड़ी प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया के, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश बहुत सारे एरिया आते थे। ब्रिटिश ने ये कहा कि बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम लोग तो भाई इस पर शासन करना हमारे लिए तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम विभाजन कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगी, मतलब पार्टीशन कर देंगे अगर हम बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, जैसे बाद में वो हमारे देश को भी तोड़ गए। तो अगर हम लोग बंगाल को विभाजित कर देंगे तो इसमें काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऐसा अंग्रेज़ों का तर्क था। बट मोटिव था कि बंगाल में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सरकार के विरोध में बातें कर रहे थे, विरोध में काम कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। तो ये सारी गतिविधियाँ बंगाल में सबसे ज़्यादा चल रही थी। तो हिंदू मुस्लिम की एकता भी उन लोगों से नहीं देखी जा रही थी और अलग अलग वर्ग समाज के आकर के अपनी आज़ादी की मांग करने लगे थे। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने कहा इस बंगाल का विभाजन कर दो ताकि लोगों की जो एकता है वो भी टूट जाए। तो ये कह रहे थे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं कि भाई अच्छे से कामकाज चल जाए उसके लिए कर रहे हैं, बट उनका जो रियल मोटिव था वो लोगों की एकता को तोड़ना था। तो बंगाल के पार्टीशन से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। सारे के सारे जो कांग्रेस के सेक्शंस थे, जिसको मॉडरेट, रेडिकल, मॉडरेट थे कि भाई इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ना कि कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप प्रेयर कर लो, पिटीशन कर लो, यानी कि अंग्रेज़ों के दिल बदलने की कोशिश करो कि भाई आप गलत कर रहे हो, गलत काम मत करो। बट ऐसे वो लोग कहाँ मानने वाले थे। रेडिकल्स थे कि भाई इनसे कुछ नहीं होगा, विद्रोह करो, प्रोटेस्ट करो, ऐसे ये रेडिकल्स थे। तो सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा खराब लगा कि भाई क्यों बंगाल का पार्टीशन कर दिया है। फिर बंगाल के पार्टीशन की वजह से ही स्वदेशी मूवमेंट हमारे देश में स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में था कि स्वदेशी यानी कि अपने देश का, हम अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। और इसी टाइम पर जो वंदे मातरम है, ये इस मूवमेंट का एक सॉन्ग बन गया था। तो
आंध्र प्रदेश के आसपास भी और काफ़ी सारे मतलब रीजन्स में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, लोग आंदोलन करने लगे और वंदे मातरम का गाना गाते हुए लोग निकलते थे। स्वदेशी मूवमेंट क्या चाहता था? ब्रिटिश रूल से आज़ाद, कि ब्रिटिश रूल जो है वो क्या क्या इनकरेज करे कि भाई सेल्फ हेल्प हो। मतलब ये पूरी तरीके से संपूर्ण आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, ये लोग बस स्वराज की बात करते थे, यानी कि कुछ टाइप ऑफ मतलब अंग्रेजी सरकार पूरी तरीके से ना हटे, मगर हाँ हमारे लोग देश के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ये 1905 के टाइम पर इनकी मांग थी, 1900 के टाइम पर। तो कहते थे कि लोग अपने खुद से अपने कारखानों में काम करें, अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएं, या जो भी है कारखाने होते थे ना, अपना काम खुद करें। स्वदेशी एंटरप्राइज लगाएं। स्वदेशी एंटरप्राइज वही जैसे कि मान लो किसी ने केमिकल बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगा ली है, किसी ने अपना कपड़ा बनाने की लगा ली है। नेशनल एजुकेशन, जो ये सरकारी स्कूल हैं जो कि अंग्रेज़ी सरकार ने खोल रखे हैं, जिसमें अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है और अपने ही देश की, भारत की ही बुराई कराई जाती है जिसमें, तो वो सब हटे और नेशनल एजुकेशन हमारे अपने स्कूल्स खुले। यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, अपने देश की भाषाओं का हम लोग इस्तेमाल करें और उसमें पढ़ाई लिखाई करें। तो ये सारे उन लोगों के पॉइंट्स है स्वदेशी मूवमेंट के बाद के टाइम पर। अब मुस्लिम लीग भी आ जाती है। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनी थी ढाका में। और ये किसने बनाई थी? अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। 1906 में मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो ज़मींदार थे, जो मुस्लिम थे, और जो नवाब थे, जो नवाब साहब थे, काफ़ी उन लोगों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे कांग्रेस थी ऐसी ही मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई। वो चाहता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए मुस्लिम्स को, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट इन 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब थोड़ा बहुत वोट देने का अधिकार हम लोग को दे दिया था, मतलब अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के लिए ना एक अलग से ही हो, मतलब कि मुसलमान तो फिर पक्का ही चुन करके आ जाएं। तो आप यही समझ लो कि सपोज़ करो कि 100 सीटें हैं, उसमें से आप 20 सीटें तो फिक्स कर दो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग ही इस पर वोट करेंगे, और फिर वो और जो खड़े होंगे वो भी मुसलमान होंगे, तो ये 20 सीटें तो मुसलमानों के लिए पक्की हो जाएंगी। तो यही था सेपरेट इलेक्टोरेट की। इलेक्टोरेट यानी कि जो वोट पड़ रहे हैं वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग से ही वोट पड़े, और मुसलमान फिर उसमें कोई ना कोई जीतेगा ज़रूर। तो कुछ सीट जो है काउंसिल में मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई, और सिर्फ उनको मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते थे। तो मुस्लिम वोटर ही उनको लोगों को वोट दे सकते हैं, और वो सीटों पर खड़ा भी सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। तो यही थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इससे क्या हुआ? जो पॉलिटिशियंस हैं, दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियन टुगेदर आर फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। तो भाई जो ये फिर उसके बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस अलग से होने लगी। अब वो उनका अलग गुट बन गया। पहले वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे बहुत सारे, अब उनका गुट जो है बिल्कुल जैसे कि हिंदू मुस्लिम, इस यही तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई है इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि भाई मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, कि इनकी अलग पहचान कर दो बिल्कुल, और इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने बना दी। और फिर मुसलमान अब अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाने लगे। फिर इनके हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद और खटास बढ़ने लगी, आप कह सकते हैं। 1907 में जो है कांग्रेस का स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो मॉडरेट्स कहते थे कि भाई अंग्रेज़ी सरकार के सामने आप पत्र वत्र लिख करके भेजो, उनका दिल परिवर्तन करो कि भाई सही से काम कर लो। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे हम तो आंदोलन करेंगे। तो इन दोनों में हो गया झगड़ा, और इसको कहते हैं हम लोग कांग्रेस का सूरत स्प्लिट, जो कि हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट बोलते हैं क्योंकि सूरत जो कि गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। एक धड़ा था मॉडरेट, जो कि ठीक है चलो चलो आराम आराम से काम कर लो, और एक था एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे भाई आंदोलन करेंगे हम तो। इन दो धड़ों के बीच में लड़ाई हुई और कांग्रेस दो भागों में बट गई थी 1907 में। अब आता है लखनऊ पैक्ट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉरी, लखनऊ पैक्ट। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916। दो ग्रुप जो थे कांग्रेस के वो दोबारा से जुड़ गए थे। देखो 1907 में स्प्लिट हो गया था, बट दोबारा से जुड़ गए 1915 में। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई लखनऊ पैक्ट, उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन्होंने एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। और इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं और जो हिंदू हैं ये साथ मिलकर के गवर्नमेंट के सामने आवाज़ उठाएंगे। इस तरीके की बातें इस लखनऊ पैक्ट में की गई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, कि भाई जो ये स्वदेशी मूवमेंट था, इससे पहले क्या सारी की सारी जनता आती थी रिवोल्ट करने के लिए या फिर आंदोलन करने के लिए, या फिर नहीं आती थी? तो जो मास नेशनलिज्म है कि सारे के सारे लोग उठ खड़े होकर के आ गए हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में स्टार्ट। इसने जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारी की सारी इंडिया की सिचुएशन बदल दी थी। बड़ी बुरे मतलब हाल थे पूरी दुनिया के और इंडिया के भी, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आर्मी वगैरह पे खर्चा कर रही थी। सॉरी
सॉरी, हाँ, तो गवर्नमेंट आर्मी वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही थी, तो वो सारा का सारा पैसा निकाला जा रहा था इंडिया के लोगों से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोगों पर बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स के रूप में लोगों से पैसा लिया जाने लगा, और मिलिट्री के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े, तो जो खाना था वो भी मिलिट्री को पहुँचाया जाने लगा, और वहाँ पर क्रॉप फेलियर भी हो गई। लोगों की ज़िंदगी तो मतलब उस समय बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी, क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि खाना जो है वो मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें भी सारे के सारे औजार जो थे वो हथियार ही बनाए जा रहे थे। आम जनता की तो हालत बहुत ही ख़राब थी 1914 से लेकर के 1918 तक, जब तक ये वर्ल्ड वॉर चली थी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो थोड़ी सी एक्सपैंड हुई, क्योंकि लोहे के चीज़ों की ज़रूरत थी। वो जो ब्रिटेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी की सारी हथियार वगैरह बनाने में लगी थी। तो अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास आया काम, और जो देश में ज़रूरत थी वो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ में बनने लगा वो सामान। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही वॉर के टाइम पर हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ वॉर के टाइम पर एक्सपेंड हुई, क्योंकि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया में इतना ज़्यादा सामान नहीं भेज पा रही थी, क्योंकि वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़ हथियार औजार ये सब बनाने में लग गई थी। इंडियंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ सोल्जर्स, जब वो अपने घरों पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि लोगों के साथ दुनिया भर में ही ब्रिटेन के लोग, ये अंग्रेज़ जो है सिर्फ भारत पर ही नहीं, ये तो पूरी दुनिया पर अत्याचार कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो सोल्जर्स अपने साथ वापस लेकर के आए। ये पूरी नॉलेज जो कि बाहर जा कर के लड़े थे, अंग्रेज़ों के लिए लड़े थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के लोग, वो सोल्जर्स जब इंडिया में वापस आए तो वो पूरी दुनिया देख कर के आए गए कि दुनिया में क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ जो हैं वो अफ्रीका में और एशिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। फिर 1917 में रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें वर्कर्स एंड पीजेंट के स्ट्रगल, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी बनी, और उसमें क्या हुआ कि रशियन जो रिवॉल्यूशन था जो कि 1917 में हुआ था, उसमें ज़ार को हटा दिया गया था, और पूरी तरीके ज़ार वहाँ का जो राजा था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, और लोग जो है आम लोग, वर्कर पीजेंट यानी कि किसान और मजदूर और जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, ये सत्ता में आए। तो ये तो बड़ी नई सी चीज़ थी लोगों के लिए। तो लोगों को लगा अगर वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो हम भी अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। एक नया कॉन्फिडेंस आया लोगों में। अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो हैं, जब वो 46 के थे तब वो इंडिया वापस आए 1915 में। कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि 1915 में गांधी जी वापस आए थे। कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी सारे इंडियंस के लिए काम किया था। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, काफ़ी सारे लोग थे, लॉयर, वर्कर्स, सबके साथ काम किया था। वहाँ पर भी अत्याचार हो रहा था लोगों पर, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी। जब गांधी जी वापस आए हमारे देश में 1915 में, तो 1915 में जब वो वापस आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी स्टार्टिंग में 1 साल वो पूरे देश का ब्यौरा करेंगे, क्योंकि लगभग 20 साल से वो देश के बाहर थे। तो उन्हें देश के में जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में गांधी जी को ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब हम पहले पूरे देश का ब्यौरा करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे कि भाई इस देश के, अब जो हमारा ये देश है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और लोगों की सिचुएशन कैसी है। स्टार्टिंग में वो चंपारण में गए। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थे। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये 3 जगहों पर इन्होंने आंदोलन किए। तब ये राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके कॉन्टैक्ट में भी चंपारण में आए थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद के कॉन्टैक्ट में। और जो ये खेड़ा अहमदाबाद में हुआ था तब वल्लभ भाई पटेल के कॉन्टैक्ट में गांधी जी आए थे। तो गांधी जी के जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो हैं चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ये डिटेल में हमें बहुत ज़्यादा चैप्टर में नहीं दिया गया है इसके बारे में। वैसे मैंने वीडियो जो बनाया है पूरे चैप्टर का, ये तो हम नोट्स देख रहे हैं तो हम इतना ही देखेंगे इसमें। तो अहमदाबाद में उन्होंने सक्सेसफुली मिल वर्कर्स की जो स्ट्राइक थी उसको लेड किया था और मिल वर्कर्स की डिमांड को मनवाया था। ये 1918 में हुआ था। अब आता है रॉलेट सत्याग्रह। बहुत ही ज़्यादा गंदा कानून जो अंग्रेजी सरकार लेकर के आई थी। 1919 में गांधी जी ने कॉल किया, गांधी जी ने लोगों को आह्वान दिया कि हम सत्याग्रह करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने पास कर दिया था। इस एक्ट में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया गया था, दबाया गया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर, मतलब पुलिस को बहुत ही ज़्यादा ताकतें दे दी गई थी रॉलेट एक्ट में, और लोगों की आज़ादी का तो एक तरह से हनन ही कर दिया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान
पे शक है पुलिस को, तो उस इंसान को उठा करके जेल में डाल सकते हैं पूरे पूरे 2 साल के लिए, और 2 साल तक उसकी कोर्ट में भी पेशी नहीं होगी, वो जेल में सड़ेगा। ये था रॉलेट एक्ट। अब इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो डेविलिश है, टायरेनिकल है, यानी कि ये तो ऐसा लग रहा है शैतान का बनाया हुआ कोई कानून है और लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। मतलब आप किसी को 2 साल के लिए उठा करके जेल में डाल देंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उसको ये तक नहीं बताया जाएगा कि भाई तेरा क्या क्राइम है, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही गलत था। फिर 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने ऑब्जर्व किया ह्यूमिलिएशन और मतलब डे किया कि भाई ये तो बहुत ही गलत काम हो रहा है। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर। नाइटहुड की जो उपाधि थी, मतलब सर की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें क्या था, ये मतलब फ़ोटो है वहाँ की, किस तरीके से देखो पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं। इतने सारे लोग थे और एक मतलब पार्क था, ठीक है, बाग था जलियांवाला बाग, उसमें एक ही बाहर जाने का, अंदर आने का बाहर जाने का एक ही रास्ता था। उस रास्ते को बंद कर दिया गया और जितने भी लोग थे उस पार्क में उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, उनको गोलियों से भून दिया गया। उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, औरतें भी थे, हर कोई था, हज़ारों लोग थे वहाँ पर। और वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, वो बैसाखी का पर्व मना रहे थे। और जनरल डायर को कोई खबर मिली कि भाई यहाँ तो कोई विद्रोह चल रहा है, पूछा नहीं गया कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस गोलियों से मार दिया गया। ये था जलियांवाला बाग का कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैसेकर होता है हत्याकांड, हत्या करी गई थी हज़ारों लोगों की जनरल डायर के द्वारा। तो इसकी वजह से फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि दी हुई थी कि भाई अब हम, अंग्रेजी सरकार ने इसको वापस कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई उपाधि। ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब खिलाफत एजिटेशन क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1920 में ब्रिटिश ने इम्पोज की, ब्रिटिश ने हम लोगों पर बहुत ही, मतलब हम लोगों पर क्या, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो जीत गई थी अंग्रेज़ और ये फ्रांस वगैरह जीत गए थे। टर्की जो था, टर्की जर्मनी, वो हार गया था। तो टर्की का जो हेड होते थे ना, उसको खलीफा मानते थे। जो मुस्लिम समुदाय था पूरी दुनिया का, वो खलीफा को अपना मतलब एक स्पिरिचुअल लीडर, कि भाई मतलब ये हमारे हेड हैं, ऐसा माना जाता था। तो अब खलीफा पे बड़ी ही हार्श, बड़ी ही सख्त जो है ट्रीटी डाली जाने वाली थी अंग्रेज़ों के द्वारा और बाकी दूसरे जो एलाइज पावर थी उनके द्वारा। अब अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आने वाले थे खलीफा से, तो पूरी दुनिया के मुसलमान ये चाहते थे कि इतनी सख्ती से ना पेश आया जाए। तो इसके लिए ही खिलाफत एजिटेशन हुई थी हमारे देश में। तो हमारे देश के मुसलमान जो थे, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने उनको लीड किया था, वो ये कह रहे थे कि जो इतनी ज़्यादा सख्त ट्रीटी है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव ना किया जाए खलीफा के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जुड़ गए और आंदोलन हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ। गांधी जी ने सपोर्ट किया इस कॉल को और फिर उसके बाद कि भाई आंदोलन हुए। बट जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सरकार हमसे कहेगी कि भाई आप आगे चलो, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो नहीं आगे चलेंगे, हम तो यहीं बढ़ जाएंगे। सरकार जिस तरीके के कानून लाएगी, अगर वो कानून गलत होंगे तो हम उनको नहीं मानेंगे। यही होता है, मतलब कि हम आपकी गलत चीज़ों को क्यों माने, तो यही नॉन कॉपरेशन होता है। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1921 से 22 के टाइम पर चला और इसमें काफ़ी सारे जो लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी गोपालाचारी और आसफ अली ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यानी कि इसमें क्या था, लोग स्टूडेंट्स अपना स्कूल छोड़ देंगे और सरकारी स्कूल, मतलब सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर देंगे बच्चे, और जो लॉयर्स थे वो अपनी प्रैक्टिस, यानी कि वो अपनी वकालत छोड़ देंगे, टीचर्स पढ़ाना छोड़ देंगे अंग्रेजी स्कूलों में, डॉक्टर्स पे अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे। मतलब एक सरकार के खिलाफ विद्रोह का ये तरीका था। ब्रिटिश ने जो भी टाइटल्स दिए थे, सर की उपाधियां देते रहते थे, उनको छोड़ देंगे। ब्रिटिश बाहर से जो सामान आ रहा है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने देश का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक बॉनफायर्स जलाई जाती थी फॉरेन क्लोथ की, यानी कि आग लगाई जाती थी इकट्ठा करके विदेशी कपड़ों को। लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, गांधी जी ने लोगों को बुलाया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो लोग आए। जैसे कि खेड़ा गुजरात के जो पाटीदार थे, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट हाई रेंट एंड लैंड रेवेन्यू। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कर, बहुत ही ऊंचे दरों का कर, हाई दरों का कर लिया जाता था। तो उन्होंने कहा पाटीदार्स ने गुजरात की, भाई हम ये कर नहीं देंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश में और इंटीरियर तमिलनाडु में जो लीकर शॉप थी वो पिकेट किए गए, यानी कि लोगों को आर्ग्यू किया गया, एक चेन टाइप की बना ली दुकानों के बाहर की, भाई मतलब कन्विंस करा चेन बना करके कि आप चेन, मतलब
दुकान के सामने जैसे कि औरतें इस तरीके से हाथ पकड़ के खड़ी हो गई और लोगों से कहा कि नहीं भाई ये तो शराब जो है ये आपको नुकसान देती है, आपको इसको नहीं पीना चाहिए। तो ये होता है पिकेटिंग। तो पिकेटिंग हुई शराब की शॉप्स की आंध्र प्रदेश में और इधर तमिलनाडु वाले रीजन में। खेड़ा में जो है विद्रोह हुआ था कि भाई आप इतना ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू क्यों ले रहे हो। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो थी उसमें जो ट्राइबल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किए कि भाई हम लोग तो काम नहीं करेंगे, आप लोगों का अंग्रेज़ों, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। सिंध मुस्लिम ट्रेडर्स ने जो है खिलाफत कॉल के साथ मतलब चले, वो खिलाफत मूवमेंट में जो जो बातें कही गई थी वो सब फॉलो की। बंगाल में भी ये अच्छा मतलब यूनिटी के साथ बढ़िया चला, लोगों ने लोग सड़कों पर आए, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। पंजाब में भी सिख एजिटेशन जो है करप्ट महंत थे, मतलब जो गुरुद्वारों में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार का साथ दे रहे थे, तो उन सब के खिलाफ विद्रोह हुए। असम में मतलब वो शाउटिंग्स होती थी, इस तरीके के नारे लगाए जाते थे कि गांधी महाराज की जय, और डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। उन्होंने कहा कि हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो है क्योंकि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको अंदर मतलब वहीं पर टी प्लांटेशंस में, टी प्लांटेशन होता है जैसे कि सपोज़ करो बहुत ही बड़ा खेत है और उसमें टी चाय उगाई जा रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के काम करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें उन से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उसी में वो हमेशा रहेंगे और बहुत ही कम पैसों में काम करवाया जाता था। तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमारे रेंट जो हमारी तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए। द पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा, इस तरीके की मतलब जो है पिक्चर की गांधी जी हैं वो कृष्ण की बराबर हैं। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो कोई भगवान है, ये हमारे देश को आज़ाद कराएंगे, ये हमें सारी की सारी दिक्कत परेशानियों से दूर करेंगे। लोगों की सोच ऐसी हो गई थी। तो गांधी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, येट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट he would help them in their fight against zamindars agricultural laborers believe that he would provide them land। तो लोग, गांधी जी ऐसा किसी से कोई वादा नहीं करते थे कि भाई अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो मैं उसे ज़मीन दे दूंगा, या फिर अगर जो किसान ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं तो मैं उन किसानों का साथ दे दूंगा। गांधी जी का तो मैसेज था कि सब लोग एकता से रहें और अपने झगड़ों को बिना वायलेंस के, बिना मन की खटास के अच्छी तरीके से सुलझाएं। तो लोग सोचते थे कि गांधी जी उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया? क्योंकि फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि यूपी में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर क्या हुआ? अहिंसा हो गई। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। जो सत्याग्रही थे वो अपना मतलब मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने उस पर डंडे बरसा दिए। अब सत्याग्रहियों को गुस्सा आया और उन्होंने जाकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब गांधी जी ने जब ये चीज़ देखी कि भाई मतलब 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई है, और मतलब गांधी जी का क्या मैसेज था कि आपको जो भी करना है बट वॉयलेंस नहीं करनी है, आपको अहिंसा नहीं करनी है। बट लोगों ने अहिंसा करी तो गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि अब मैं ये मूवमेंट वापस ले रहा हूँ, क्योंकि पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करना था, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात अंग्रेजी सरकार तक पहुँचानी थी, और ये लोगों ने नहीं किया। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।